अबे बेशर्मा रुक जाओ, क्या कहूंगा तो मानोगे रे? इतनी इंसल्ट। पर अपने यहाँ क्या है, मेंटल हेल्थ को फोकस, ऐसा हाथी जैसा शरीर ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं है अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो। बड़ा हाथी जैसा शरीर कोई काम का नहीं है जब तक आप मेंटली हेल्थी नहीं हो। अदरवाइज वो हाथी जैसा शरीर लिए हुए डिप्रेशन के शिकार एक कोने में पड़े रहोगे, वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए मेंटली हेल्थी होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिजिकल हेल्थ। पर अपने यहाँ क्या है, मेंटल हेल्थ को फोकस बहुत कम करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, खाओ पियो पेट निकालो वजन बढ़ाओ। दिमाग के लिए क्या करते हो तुम लोग, दिमाग को अच्छा रखने के लिए कुछ किया? मेडिटेशन करना चाहिए, और कुछ अच्छी चीजें जो दिमाग को लगे वो चीजें करो, जिससे मेंटली हेल्थी रहो, खुश रहो, एंडोर्फिन सिक्रीट हो, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो, कुछ तो ऐसे काम करो। चलो अब सुनो, इधर सुनो ध्यान से। जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने कॉइन किया? लड़कों, अभी तुम सीरियस हो जाओ वरना फिर मेरे को उधर आना पड़ेगा बेटा। बातें ना करो। तो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने कॉइन किया? तो साइकेट्रिक वर्ड जॉन क्रिश्चियन रेल ने कॉइन किया, और वो 1808 में किया। तो साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया? जॉन क्रिश्चियन रेल। ये आपके दोस्त है, इनका नाम बिल्कुल याद रखना होगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ है क्या? तो मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक क्या होगी कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, वो किसके साथ डील करेगी भाई साहब? मेंटल इलनेस को डायग्नोज करेगी, ट्रीटमेंट करेगी, प्रिवेंशन रखेगी और रिहेबिलिटेशन करेगी। तो साइकेट्रिक क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये है साइकेट्रिक नर्सिंग। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक पूछा जाए तो आपका एक और दोस्त जिसका नाम फिलिप पिनेल था, क्या नाम था? फिलिप पिनेल। इसके अलावा अगर इंडियन फादर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर विद्यासागर था। कौन था? डॉक्टर विद्यासागर। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अब इनमें समझाने का कुछ नहीं है, टीप सकते हो फटाफट। तो साइकेट्रिक वर्ड गिवन बाय जॉन क्रिश्चियन रेल, जॉन क्रिश्चियन रेल। इसके अलावा मॉडर्न साइकेट्रिक का जो फादर है वो फिलिप पिनेल है, और इंडियन साइकेट्रिक का फादर पूछा जाए तो वो है डॉक्टर विद्यासागर, और अगर अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर पूछा जाए तो वो है बेंजामिन रस। कौन है? बेंजामिन रस। तो साइकेट्रिक के तीन फादर, अमेरिकन साइकेट्रिक, मॉडर्न साइकेट्रिक प्लस इंडियन साइकेट्रिक। और जो साइकेट्रिक वर्ड है वो जॉन क्रिश्चियन रेल ने डिस्क्राइब किया या कॉइन किया या दिया। इसके अलावा मॉडर्न साइकेट्रिक के पिताजी वो है फिलिप पिनेल। लिखा हुआ है बेटा, कहाँ? अच्छा, पुराने बच्चे हो? ऑनलाइन वाला? नहीं, ऑनलाइन। ठीक है, हाथ में पहन लो भाई साहब, क्रिश्चियन रेल को पीला करो, लाल करो, कुछ करो, उनका नाम तो दिखे। हम्म भाई नहीं लाए भाई, एक बार पीछे लिख लो ना, पेज लगा देना उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बोलो ना भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं ना, काहे नहीं देंगे? अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, दे सकते हो। हाँ भाई, किधर हो? मेरे सारे फेवरेट हो रहे तुम। है बेटा, क्या बेटा? है? है? हाँ, वो लास्ट में करवा दिया था। वो शाइन है उसको, जो दो बार से करेक्ट हुआ आता है, जो आता है उसमें भी सेम सेम। अगर फैट हो जिसमें ग्लोबुल्स बड़े हो तो ये सेम रहेगा, उसमें भी वो भी सेंट्रल लाइंस देता है। तो आइडियल इसके लिए जो फोरस वाला है 1.2 वाला। हो गया भाई? तो साइकेट्रिक वर्ड कौन दिया? पढ़ाया था ना? किसने कहा नहीं पढ़ाया? तुमको नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ाया। तो जॉन क्रिश्चियन रेल ने साइकेट्रिक वर्ड दिया। मॉडर्न फादर पूछा जाए तो फिलिप पिनेल रहेगा, और इंडियन वाला कौन रहेगा? विद्यासागर। और साइकेट्रिक है क्या? क्या है साइकेट्रिक? की ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस और रिहेबिलिटेशन। अगर नर्सिंग का ऐसे पूछा जाए कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर्टिकुलरली क्या होगा, तो कुछ नहीं भाई, मेंटली इल पर्सन को क्या देंगे? कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव केयर देंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर में ये आता है प्रिवेंशन, प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट। ये कुछ रटने की जरूरत नहीं, तुमको थ्योरी लिखनी नहीं है। लिखना चाहते हो तो मत लिखो, सेम ही है, कोई बात नहीं। लिखना चाहते हो? हाँ, जरूरत नहीं है, आप ले देखो, इसीलिए तो दिक्कत है। ठीक हो? प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू द मेंटली इल पेशेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वही होता है हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। और वो कहाँ? एज वेल एज इन हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी, दोनों जगह हेल्थ एजुकेशन देना है कि मेंटल हेल्थ अच्छी कैसे रख सकते हैं। अगर कोई मेंटली इल है तो उसको ट्रीटमेंट कराना है, डायग्नोस बनाना है क्या बीमारी है, और अगर वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक हो रहा है उसका, तो मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है भाई, बताना बेटा। तुम्हें बता दो पहलवान। हाँ,
रिहेबिलिटेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज वर्ड रिहेबिलिटेशन मीन्स? है बेटा, रिहेबिलिटेट करने का मतलब होता है, हाँ, प्री डिजीज स्टेट में लाना है उसको वापस, जैसे पहले नॉर्मल था उस स्टेज तक वापस लाना है, उस स्टेज तक उसको वापस लाना है, पुनर्वास। हम्म, हो गया। हाँ, तो साइकेट्रिक वर्ड जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक की बात करें तो फिलिप पिनेल रहेगा। इंडियन साइकेट्रिक में डॉक्टर विद्यासागर आएगा। अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर पूछा जाए तो बेंजामिन रस है। कौन है? बेंजामिन रस आगे आएगा, रस, कोई बात नहीं। हो गया रे, क्या करते हो? दो इंपॉर्टेंट और मेजर क्लासिफिकेशन फॉलो होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का। एक होता है आईसीडी क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल इलनेस। इसको बोलते हैं हम डीएसएम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएसएम क्लासिफिकेशन। तो टू मेजर क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। एक है आईसीडी, आईसीडी दिया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, और ये डब्ल्यूएचओ ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यूएचओ ने। दूसरा क्लासिफिकेशन है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, डीएसएम बोलते हैं। डीएसएम क्लासिफिकेशन दिया अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। किसने दिया? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। पहले इतना ही लिखो, आगे का आगे टिपवाएंगे तुमको, क्योंकि मैंने बोला वो तो तुम लिखोगे, लिख नहीं रहे भाई। हो गया, शाबाश। बल्कि इतनी सोच में क्या पड़ी हुई है, लिखना कुछ। हाँ, हो गया। तो चिंतन ना करें, वो तीन दोस्तों के नाम याद करें जो पहले लिखे हुए हैं। जॉन क्रिश्चियन रेल, फिलिप पिनेल, विद्यासागर। हम्म, उनको तीन बार बोल मन मन में। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए दो मेजर क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, एक है डीएसएम, दूसरा है आईसीडी। डीएसएम और आईसीडी, डीएसएम और आईसीडी लिखो, डीएसएम और आईसीडी। आईसीडी क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, डब्ल्यूएचओ ने दिया। और इसमें चैप्टर एफ है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ डील करते हैं। तो जो आईसीडी का क्लासिफिकेशन है इसमें चैप्टर्स दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच एस है। तो जो चैप्टर एफ है उसमें हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, वो एफ डबल जीरो से एफ 99 तक है। एफ डबल जीरो से एफ 99 तक, एफ डबल जीरो से लेके एफ 99 तक साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं। अभी आईसीडी का कौन सा वर्जन चल रहा है? 11th एडिशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 11th वाला चल रहा है रिसेंटली, और ये 2019 में पास हुआ था और 22 से इफेक्ट में आया है। तो रिसेंट अभी आईसीडी 11 चल रहा है, ये याद रखना है। रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीडी वो है आईसीडी 11th। गुनगुन ना करें बेटा, लिख ले कुछ, लिख ले। लिखा हुआ है, ये लिखे वाले मामला खराब है। अब जो लिखा होता है ना, वो लोग गुनगुनाते हैं, फिर चोंच लड़ाते हैं। साइकेट्रिक अगर ध्यान से सुनोगे तो ही वर्ड समझ में आएंगे, बाद में मुझे मत कोसना कि समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ 10 बार वो उस वर्ड को समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी खोपड़ी में कितना घुस रहा है वो तुम्हारे ऊपर है, और तुम कितना कंसंट्रेट होकर सुनते हो वो तुम्हारे ऊपर है। कहीं और मंडराओगे, चौंच लाओगे आपस में, तो खोपड़ी में बात जाएगी नहीं, है ना? तो फिर ध्यान रखना है, साइकेट्रिक में टर्मिनोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ड का मीनिंग आना ही जरूरी है, वही टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सारे वर्ड, जैसे आप नर्सिंग करने गए थे फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल में कितनी सारे टर्मिनोलॉजी याद किए तुमने? ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, टैकिपिनिया, ऑर्थोपिनिया, ये सब याद किए थे ना? वैसे ही साइकेट्रिक में 500 ऐसे वर्ड है जो पूरी साइकेट्रिक खत्म हो जाएगी। ओनली 500 वर्ड में ही साइकेट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टर्मिनोलॉजीज याद करोगे तो फायदे में रहोगे। तो लिख लिया आईसीडी के बारे में। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, डब्ल्यूएचओ ने दिया है, और इसमें चैप्टर एफ है जो एफ डबल जीरो से लेके एफ 99 तक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ डील करता है। और ये अभी आईसीडी 11 का एडिशन है, वो जनवरी 22 से लागू हुआ है। हो गया? वह हो गया क्या? बोलते काहे नहीं हो फिर? वैसे तो बोलते रहते हो। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन डीएसएम क्लासिफिकेशन, जिसको डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। डीएसएम 5 एडिशन आया था 2013 में। उसके बाद जो अभी चल रहा है, इस फिफ्थ एडिशन को रिवाइज किया है, इस फिफ्थ एडिशन को रिवाइज किया है, और रिवाइज में हमको उसका नाम दिया है डीएसएम 5 टीआर, डीएसएम 5 टीआर यानी टेक्स्ट रिवीजन। तो अभी डीएसएम का फिफ्थ एडिशन चल रहा है, और फिफ्थ एडिशन में भी कौन सा? रिवीजन वाला, टेक्स्ट रिव्यूड वाला एडिशन चल रहा है। आईसीडी में 11th एडिशन चल रहा है।
तूफान पंखे की हवा का है। तुम्हें गर्मी लग रही थी ना पीछे, इसलिए मैंने हवा दी है तुम्हारे लिए। कोयलों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है कोयलों का भी। तुम गुटगु ना करो रे, लिखा करो कुछ। है रजिस्टर के लिए पूछना क्या है, रजिस्टर लाना ही है। खूब बड़ा है, खूब है, बड़ा रजिस्टर ले आना एक, 300 पेज का। हो गया। So no major classification. There are two major classification for psychiatric illness. फर्स्ट इज आईसीडी, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, जो कि डब्ल्यूएचओ ने दिया है। किसने दिया है? डब्ल्यूएचओ ने। और अभी उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आईसीडी 11। दूसरा है डीएसएम 5, इसका 5th एडिशन रिवीजन वाला चल रहा है, टेक्स्ट रिवाइज्ड वाला चल रहा है। और ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और ये अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने दिया है। हो गया, चले आगे। लिख लिया। हेल्थ सबको पता है। हेल्थ इज एन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये सबको याद है बचपन से, है ना। यहाँ इन्फर्मिटी वर्ड का मीनिंग क्या है? डिसेबिलिटीज। तो इंसान फिजिकली हेल्थी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए और सोशली भी होना चाहिए। सोशल वेलबींग से क्या समझते हो भाई? लो बेटा बता। ओ बालिके बताओ, सोशली वेलबींग का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये क्योंकि ये चौंच लड़ा रही थी उधर, इसीलिए पूछा है। बता, सोशली वेलबींग कब होगा? हेल्थ कैसे? हाँ वेरी गुड। सोसाइटी में, सोशल में लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना, सोसाइटी रिलेशनशिप कैसे हैं, वो क्या कहलाएगा? सोशल वेलबींग कहलाएगा। तो सोसाइटी में भी सबके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। नहीं पड़ोसी से रोज लड़े, तूने पानी कैसे आने दिया हमारे घर की तरफ? नहीं तो रोज की किचकिच से मेंटल हेल्थ खराब होती है ना। रोज की किचकिच अगर पड़ोसी से रहेगी तो रोज टेंशन है, ये पानी की एक बूंद इधर कैसे आई, कचरा हमारी तरफ कैसे फेंक दिया है? तुम्हारे घर में गाने तेज चलते हैं, तुम रात को लड़ते हो आपस में, हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये ख्याल रखना है। हाँ। मेंटल हेल्थ क्या है, वो तो कहा हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ कौन है भाई? मेंटल हेल्थ किसको कहेंगे? तो बॉडी माइंड स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट के साथ जो बैलेंस है, बॉडी माइंड स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट करके चलता है इंसान, या इन चार चीजों के साथ बैलेंस बना के चलेगा, वही मेंटली हेल्थी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेंटली हेल्थी। और मेंटली हेल्थी कौन है? कि जो हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाए, कहीं भी एडजस्ट हो जाए, 3 मंजिले हॉस्टल में आके 3 मंजिल वाले बेड पे भी एडजस्ट हो जाए, और कोई शिकायत ना करे कि हाँ नहीं यार, ये बेड अच्छा नहीं है, दाल में पानी ज्यादा, मिर्ची कम है, तेल ज्यादा, उसकी शिकायत भी ना करे और एडजस्ट हो जाए, वो स्ट्रांगली मेंटली हेल्दी है। वरना दिन भर रोए, दिन भर रोए, सिर्फ समस्याओं पे फोकस करे दिन भर, इसका मतलब है वो मेंटली डिस्टर्ब है, सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो मेंटली हेल्दी रहने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है भाई साहब? एडजस्टमेंट। याद रखना, इसको गोला कर लो लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी। तो एडजस्ट हो जाना, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें ढल जाना। जिंदगी में चाहे कैसी समस्या हो, कैसी सिचुएशन में हो, उसका मजा लो, एडजस्ट होके मजे लो, क्योंकि बदल नहीं सकते। या तो कोशिश करके बदल दो, अगर नहीं बदल सकते हो तो एडजस्ट करो। रोना नहीं है उसका, रोने से कुछ होगा नहीं और मेंटल डिस्टर्ब होगे। तो एडजस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, याद रखना है। और बॉडी माइंड स्पिरिट और एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, वो क्या कहलाएगा? मेंटल हेल्थ कहलाएगा। नेक्स्ट। वाह जी वाह, धन्यवाद बताने के लिए, वरना मैं यही रुका रहता आज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ? तो मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट में सबसे बड़ी चीज है कि इंसान को एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। अरे ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है, बेहतरीन बनाया तुमको, जैसे हो अच्छे हो। मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं, मेरे बाल सीधे नहीं रहते हैं, मेरी नाक लंबी है, तिरछी है, कान एक बड़ा है, मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, बाल ऐसे टेढ़े आते हैं, आंखें सही नहीं है, छोटी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें अच्छी लगती है, हाइट कम रहेगी, वजन ज्यादा है। ये सब रोना धोना नहीं करने का है, जैसा हो वैसा खुद को एक्सेप्ट करो और बोलो तुम कौन हो। इससे ही, हाँ तुम कोयले हो तो कोयला बोलो, पर बोलो। इसके अलावा कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर्स, सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं रखना है, दूसरों के लिए भी आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए।
दूसरों के लिए भी आपकी सोच सही होनी चाहिए। हमेशा सिर्फ खुद का ही सोचो ऐसा नहीं रखना है, दूसरों का सोच के देखोगे अच्छा लगेगा। इसके अलावा एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, अरे जिंदगी में कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए और उनको पूरा करने की एबिलिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, पड़े हो, पस रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो जानवर भी उठता है, खाता है, पीता है, वहीं पड़ा रहता, वैसा वाला नहीं रहना है। अगर आपको मेंटली हेल्थी रहना है तो आपको लाइफ के टास्क फुलफिल करने की एबिलिटी को डेवलप करना है, वो एबिलिटीज आप में होनी चाहिए। तो खुद को स्वीकार करो भाई, जैसे हो वैसे, कोहिनूर हो, हीरे हो, तुम डायमंड हो। और दूसरों के राइट्स का की ख्याल रखना है, उनके लिए भी सोचना है, सेल्फिशनेस नहीं होना है और लाइफ के टास्क को पूरा करने की एबिलिटीज होनी चाहिए। हाँ, हो गया होगा। मैंने 3 बार बोला, तब तक साथ साथ भी लिख सकते थे ना, 3 लाइन है सिर्फ। नहीं हुआ नहीं ना, आवाज आई भाई, सर ऐसी आवाज आई, ऐसा लगता है कोई जुर्म हो गया हो गया अब। कैरेक्टरिस्टिक, कौन है मेंटली हेल्दी, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी बात एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। इसके अलावा पर्सनल वैल्यू और इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि तुम कोहिनूर हो, कोहिनूर, तुम्हारी बहुत वैल्यू है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए। किसी दूसरे ने कह दिया इसका कोई मतलब नहीं है, तुम मेरी वैल्यू नहीं करते, तुम मेरे को कोई वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद को कितनी वैल्यू दे रहे हो, खुद को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। लोगों का काम है वैल्यू करे ना करे भाई साहब, मतलब हो तो कर सकते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन, लाइफ में कोई समस्या आई, खुद के एफर्ट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। हर चीज में दूसरे की एडवाइस नहीं, खुद के डिसीजन लेने की एबिलिटीज भी होनी चाहिए। हर चीज में सजेशन रहा है ठीक है, पर डिसीजन खुद का होना है। इसके अलावा सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ग्रुप, 10 लोगों के बीच में बैठाया तो सिक्योर फील करना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार मैं वहां कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ, वो तो 10 के 10 बहुत सुंदर दिखता है या दिखती है, मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मेरी हाइट कम है, मेरे बाल झाड़ू जैसे उन्होंने प्रेस करवा रखी बालों में। हाँ, हाँ तो प्रेस करने से स्ट्रेट ही होते हैं ना, सलवटें निकल जाना स्ट्रेटिंग कहलाता है। जैसे कपड़े धोने के बाद आयरन कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, क्या होता है भाई, सलवटें निकल जाती है। वैसे ही बालों में कई सलवटें होती है, उनको प्रेस करवा दी जाती है तो वो सीधे हो जाते हैं। और वो सीधे इतने तीखे कि आंख में चुभ जाए भाई साहब, अंधा कर दे आदमी को, है? घोड़े की पूंछ जैसे। तो कैरेक्टरिस्टिक ये वाले सारे सब में डेवलप करो कि एडजस्ट, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाओ, खुद को कोई नोट समझो, कोई नोट, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए, और एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हो ही हो, कई लोगों के, टोना बाबू के लिए भी हो तुम इंपॉर्टेंट, है ना? इसके अलावा खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा कई लोगों में, पब्लिक में, ग्रुप में सिक्योर फील करना है, सिक्योर फील करना, इनसिक्योरिटीज नहीं आनी चाहिए। हम्म, क्या नीतीश, लोकसभा में क्या, कहाँ कांग्रेस आ गई? 99 सीट आई कांग्रेस की है, इंडिया भी नहीं आई भाई साहब, 232 ही आई। आई कौन है? एनडीए आया, एनडीए, एनडीए का मतलब क्या है भाई साहब? नेशनल, एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें 4-5 पार्टियों का अलायंस है, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लड़कियों को राजनीति में अंडा गोल होता, जीरो होती है वो वैसे भी। इसके अलावा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझो भाई, जिम्मेदारियां निभाओ, समझो। तो सब तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं? हम्म, नहीं हो, लग ही रहा है वो। और बालक चौंच ना लड़ा, हो गया, एक लाइन ही तो बाद में आई, क्या देख रहे हो उसमें, जिम्मेदारी ढूंढ रहे हो क्या? हाँ ठीक है चलो। और कैरेक्टरिस्टिक्स, एबल टू गिव एंड एक्सपेक्ट एक्सेप्ट लव, हाँ ये वाला तुम सब में होगा। इसके अलावा रियलिटी में रहना है, सच्चाई में भाई साहब, सपनों की दुनिया में नहीं। तकलीफ भुगत रहा है, पड़ा हुआ है फटे हुए चादर पे बेड पे और सोच रहा है ओहो राजा महाराजा वाले आसन पे लेटा हूँ, है? पढ़ाई हो नहीं रही और सिर्फ सपने देख रहा हूँ, मेरी जॉब लगी, फिर मौज ही मौज, मजे ही मजे, है? और मजे ही मजे, यार भाई जॉब लगेगी कैसे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, फैंटेसी में नहीं रहना है, रियलिटी में जीना है, रियलिटी में जीना है। इसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की हिम्मत होनी चाहिए, सामना करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कई बच्चे लोग साल भर से पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिया नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन तो आता है, तो कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहीं से उदास हताश निराश होकर झोला उठा के चल दिया कि अब नहीं होगा, मम्मी पापा मेरी शादी करो तो अब नहीं होगा। अरे नहीं होगा, एक और ट्राई करो ना भाई, पढ़ो, होगा एक दिन जरूर होगा। तो फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने की एबिलिटीज होनी चाहिए और जिंदगी में गोल होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि हम काहे जिंदा है। फिलहाल तुम्हारा गोल क्या है? नौकरी, नौकरी, नौकरी के बाद छोकरा छोकरी, उससे पहले सिर्फ नौकरी।
हम्म छोकरा छोकरी का मतलब होता है, अगर कोई लड़का है तो उसको क्या चाहिए, शादी के लिए छोकरी चाहिए। छोकरी बोले तो लड़की चाहिए भाई, है ना। और लड़की को चाहिए छोकरा शादी के लिए। तो वो कब मिलेगी, नौकरी के बाद। तो पढ़ लो रे तुम्हारे, मर जाओगे, पढ़ लो। सीरियसली ले लो इस बात को तुम। इलनेस कब होगी भाई साहब, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना, लाइफ में गोल होने चाहिए, पर्पस होने चाहिए, टास्क होने चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल करने की एबिलिटीज होनी चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की एबिलिटीज होनी चाहिए। ये सारे क्या चीज कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। कोई इंसान मेंटली इल कब कहलाएगा, जब नॉर्मल मेंटल हेल्थ से कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होगा, या बैलेंस खराब हो जाएगा, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, डिसहार्मोनी हो जाएगा। किसमें, कि डेली ह्यूमन नीड को मीट करने में भी दिक्कत आ रही है। तो माल एडजस्टमेंट इन द लिविंग, डिसहार्मोनी इन द पर्सन एबिलिटी टू मीट द ह्यूमन नीड्स। तो जब भी इंसान की नॉर्मल हेल्थ से कोई मेंटल हेल्थ से कुछ डिविएशन होगा, एबनॉर्मल होगा, तब उसकी डेली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है, टास्क है, उसको पूरे करने में उसमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। और पेशेंट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, जो उसकी डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत करेगा, जॉब में दिक्कत करेगा, रिलेशनशिप में दिक्कत करेगा। अगर इंसान मेंटली हेल्थी नहीं है और मेंटली हो गया डिस्टर्ब, अब मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा भाई साहब, डे टू डे एक्टिविटी कर नहीं पाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो गया, पड़ा रहता है एक कोने में, न नहाता है, न खाता है, दिन भर सोता है। इसके अलावा जॉब करने की इच्छा ही नहीं, एनीडोनिया हो रखा है, डिप्रेशन में हो जाता है एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब है किसी भी चीज में मन नहीं लगना, कोई काम करना अच्छा नहीं लगना, पहले जो अच्छा लगता था वो अब अच्छा नहीं लगता। तो जॉब भी चली जाएगी जब काम करना अच्छा नहीं लगेगा, और किसी से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिससे भी थे वो सब चले जाएंगे, तो ना बाबू भी भाग जाएगी कि पागल के साथ कौन रहे। इसलिए मेंटली हेल्थी बने रहिएगा, वरना सब कुछ चला जाएगा, जॉब, रिलेशनशिप एंड सारा मामला खत्म। हम्म? इसलिए दिमागी तौर पे हेल्थी बने रहना बहुत जरूरी है भाई साहब। फिजिकल इलनेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उतना मेंटल इलनेस से फर्क पड़ जाएगा। अगर मेंटली एक बार तार इधर से उधर हिल गए और शॉर्ट सर्किट हुआ ना, भाई साहब ये इंसान जानवर से भी बदतर है, कुछ काम का नहीं है वो। तो इसलिए ख्याल रखें अपने मेंटल हेल्थ का। कोई ऐसा कीड़ा अंदर ना घुसने दें जो मेंटल हेल्थ के तार को काटे और शॉर्ट सर्किट करवा दे। उन कीड़ों पे पेस्टिसाइड छिड़क दे तुरंत। हम्म चले आगे। तो मेंटली इल कौन, जिसके भी मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस है वो मेंटली इल है। और जब मेंटली इल होगा तो बिहेवियर एबनॉर्मल करेगा, जिससे उसकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जॉब, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बताओ बताओ जल्दी करो रे यार, चले आगे फिर, नहीं तो। हो गया, शाबाश। तू तो आर्मी में जैसे बातें कर रहा है यार। ठीक है। गलत धारणाएं क्या है, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस के बारे में गलत धारणा है कि मेंटली इल पर्सन शोज बिजारी बिहेवियर। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेंटली इल पर्सन हमेशा ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, बिजारे और नॉन बिजारे दो चीज होती है। बिजारे का मतलब है ऐसे ऐसे काम जो नॉर्मल आदमी नहीं करता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी एक गलत धारणा है कि मेंटली कोई डिस्टर्ब है इसका मतलब वो भयंकर तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा गलत धारणा क्या है कि मेंटल इल पर्सन इज ए डेंजरस पर्सन। जब तक वो वायलेंट और एग्रेसिव कंडीशन में नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है। मेंटल हेल्थ नॉर्मल, जैसे सर में दर्द हुआ वैसे ही कुछ ना कुछ दुख दिमाग में घुस गया तो डिप्रेशन में जा सकता है। किसी को एंजाइटी है, किसी को फोबिया है, किसी को ओसीडी है, किसी को मेनिया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं है कि वो डेंजरस हो चुका है, इसको बांध के रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो खतरनाक वाला मामला नहीं है। मेंटली इल पर्सन इज द सेम। भाई साहब किसी के घर में कोई मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, परिवार का नाक कटा दिया, सोसाइटी में बेइज्जती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उसको मेंटल पागल खाने छोड़ आओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, वैसे ही इंसान मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो इसमें शर्म वाली बात कुछ ना है। इसके अलावा नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेंटल डिस्टर्बेंस। कोई इलाज नहीं है, एक बार जो पागल हो गया वो हमेशा पगला ही रहेगा, ऐसा भी गलत धारणाएं हैं। वो ट्रीटमेंट है। और अपने इंडिया में मेंटल हेल्थ को बहुत कम कंसीडर किया जाता है। यहाँ जब तक पूरी तरह से पागल होकर पड़ा नहीं तब तक हॉस्पिटल ना दिखाए, है ना, तब तक साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। फॉरेन कंट्री में जैसे तुम सर दर्द को लेके गोली लेते हो ना, वैसे ही अगर मूड में थोड़ा चेंजेस, गुस्सा ज्यादा आने लग जाए, नींद ज्यादा आने लग जाए, तो तुरंत साइकेट्रिक काउंसलिंग देते हैं। कई क्रिकेटर्स, लड़कों को पता हो, कई सारे क्रिकेटर्स दो चार मैचों में रन नहीं बनाते, प्रॉब्लम समझते, तुरंत साइकेट्रिक काउंसलिंग लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, उसका नेग्लिजेंट अच्छा नहीं है। तो मेंटल इलनेस इज ड्यू टू सुपरनेचुरल पावर, विचक्राफ्ट और रिजल्ट ऑफ कर्स। पुराने जन्म के बुरे कर्म और पापों का रिजल्ट है कि अब ये पगला हुआ घूम रहा है। बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, अब ऐसा पगला बना घूम रहा है। हुँ? ऐसा भी गलत धारणा है और विचार है। बुरे कर्मों का फल, या फिर काला जादू, या फिर काला जादू किया हुआ है। काला जादू जानते हो, काला जादू? हम्म
कोई जादू नहीं कर सकता। ना ना ना, कुछ ना होता जादू वादू भाई। अगर ऐसे ही जादू करना होता तो काला जादू सिर्फ ऐसे गरीबों पे काहे होता है? कोई फेमस आदमी पे काला जादू क्यों नहीं हुआ आज तक? जिसको जो मानता है उसको काला जादू लगता है, एक्चुअल में काला जादू नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये गलत धारणाएं हैं। इसके अलावा और गलत धारणाएं हैं, वो है शादी करवा तो ठीक हो जाएगी लड़के की तबीयत। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मैरिज कैन क्योर, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, ये बिल्कुल सरासर गलत धारणाएं हैं। उस पगला से कौन करेगी शादी? हो गया। तो ये सब गलत धारणाएं हैं भाई साहब, इनके बारे में सच्चाई नहीं है कि अब नॉर्मल बिहेवियर करेगा, ट्रीटमेंट नहीं है, शर्मनाक सी बात हो गई है, अब ठीक नहीं होगा, खतरनाक आदमी है, बुरे कर्मों का पापों का फल है, काला जादू है। ये सब क्या है? मिसकंसेप्शन और गलत धारणाएं अबाउट मेंटल इलनेस। अब हो गया है ना। अब बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो पीरियड था वो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन कहलाता था। इन दिस पीरियड ब्लैक स्पिरिट ब्लैक मैजिक इज द कंसिडरेशन ऑफ मेंटल इलनेस कॉज, नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। ये शुरुआती समय बहुत पुराना समय, जिसमें पीरियड ऑफ परसिक्यूशन यहाँ पागलों को सिर्फ बांध के पटक दिया जाता था कंप्लीटली, और ऐसा मान लिया जाता था कि इस पे काला जादू कर दिया है किसी ने, इसमें बुरे कर्मों का फल है या इसको काला जादू कर दिया है, और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जो पीरियड आया डेवलप हुआ वो था सेग्रीगेशन का, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ मेंटली पेशेंटों के लिए असाइलम खुल गए, उनको सेग्रीगेट करके यानी कि अलग करके कहाँ भेजा जाता? असाइलम में। तो मेंटल असाइलम क्या है? जैसे नर्सिंग होम होता है वैसे ही पुराने जमाने में मेंटल हॉस्पिटल का छोटा वर्जन, जिसको असाइलम बोलते थे, मेंटल असाइलम बोलते थे। और फर्स्ट दुनिया का पहला असाइलम खुला बेथलेहम असाइलम नाम से, और वो इंग्लैंड में खुला। कहाँ खुला? इंग्लैंड में। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन पीरियड आया। इस पीरियड में बहुत सारे असाइलम खुले, बहुत सारे असाइलम खुले, लोगों को भी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हुई, फिजिशियंस ने भी इंटरेस्ट लिया, डॉक्टर्स ने भी इंटरेस्ट लिया कि मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना चाहिए, तो और ज्यादा असाइलम खुलने लगे और ट्रीटमेंट होने लगा। तो ये तीन पुराना टाइम है, ये लिख लो। प्रोसिक्यूशन वाला काला जादू वाला है, जहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं था। सेग्रीगेशन में सेपरेट करके असाइलम खुलने लगे, उस असाइलम में सेपरेट करके मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को रखा जाने लगा। थर्ड पीरियड है जो ह्यूमैनिटेरियन है, और ज्यादा असाइलम खुलने लगे, और ट्रीटिंग फिजिशियन को भी मेंटल हेल्थ के बारे में इंटरेस्ट लेने लगे, और मेंटली डिस्टर्ब पर्सनों को ट्रीट करने लगे। तो साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया? जॉन क्रिश्चियन रेल। मॉडर्न साइकेट्री के पिताजी कौन है? फिलिप पिनेल। इंडियन के साइकेट्री के फादर डॉक्टर विद्यासागर कहलाता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडजस्टमेंट। इसके अलावा डिसीजन लेने की एबिलिटीज होनी चाहिए, खुद के इमोशंस, दूसरे इमोशंस, दूसरों के इमोशंस, दूसरों के लव और खुद को लव एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज होनी चाहिए, दूसरों के राइट्स को भी समझना है, और सोशली कैसे होने चाहिए? हेल्दी रिलेशन होने चाहिए। इसके अलावा मिसकंसेप्शन में ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ये गलत धारणा थी। बहुत खतरनाक आदमी होता है मेंटली डिस्टर्ब वाला, ये गलत धारणा। हमेशा बिचारे बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ये गलत धारणा है। इसके अलावा काला जादू बुरे कर्मों का फल है, ये भी एक गलत धारणा है। शादी करवा दो, लड़का लड़की सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये भी गलत धारणाएं थी। और पर्सन मेंटली हेल्दी तभी है जब वो बॉडी माइंड एनवायरमेंट और स्पिरिट का बैलेंस बना के चलेगा। जब भी बैलेंस माल एडजस्टमेंट होगा या इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? पर्सन मेंटली इल होगा, और जब मेंटली इल होगा तो ऐसा बिहेवियर करेगा जिससे जॉब्स, डे टू डे एक्टिविटीज और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा टू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन साइकेट्रिक में फॉलो करते हैं, एक आईसीडी है, दूसरा डीएसएम है। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने दिया है, और आईसीडी में अभी 11th एडिशन फॉलो करते हैं हम। और डीएसएम इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, और ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया है, और इसका 5th एडिशन रिवाइज वाला अभी चल रहा है।
हो गया, चले आगे। अरे लिखे। फिर आ गया साइंटिफिक पीरियड 1856 के बाद। 1856 के बाद यहाँ पेशेंट को नॉर्मल अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा। इस पीरियड में मैनफ्रेड शकील नाम का आदमी था, उसने इंसुलिन शॉक थेरेपी डिस्कवर की। मैनफ्रेड शकील, मैनफ्रेड शकील नाम के आदमी ने इंसुलिन शॉक थेरेपी फॉर द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, फॉर द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया फर्स्ट टाइम इन 1927। इंसुलिन शॉक थेरेपी नाम से देख पा रहे हो कि इंसुलिन शॉक थेरेपी है, यानी कि इंसुलिन लगाएंगे। तो यहाँ क्या करते थे, जब भी सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट हाइपर एक्टिव, एग्रेसिव, वायलेंट हो जाता था, तो उसको क्या करते थे, खूब सारा इंसुलिन लगाएंगे। जब खूब सारा इंसुलिन लगाएंगे तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो जो अभी उछल कूद कर रहा था, एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर कर रहा था, वो क्या होगा, सो जाएगा, सो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब हाइपोग्लाइसीमिया और सीवियर होगा, कन्वर्जन आएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया जब और सीवियर होगा तो कन्वर्जन आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कन्वर्जन आता है या पेशेंट अनकॉन्शियस से वापस कॉन्शियसनेस में आता है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल चेंजेस होते हैं, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल चेंजेस होते हैं और उनकी कंडीशन में इंप्रूव होता है। उसके बाद पेशेंट को वापस डेक्सट्रोज और ग्लूकागोन लगा के वापस कॉन्शियसनेस में लाया जाता था। तो ये थी इंसुलिन शॉक थेरेपी कि 1927 में मैनफ्रेड शकील ने डिस्कवरी की। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव, वायलेंट बिहेवियर और उछल कूद करते थे, तब उनको लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन दी जाती थी, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाते थे और कन्वर्जन आते थे। उसके बाद वापस उसको डेक्सट्रोज और ग्लूकागोन लगा के वापस शुगर लेवल को नॉर्मल किया जाता था। और इसके पीछे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही कहता है कि जब भी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में जाता है या कन्वर्जन आते हैं, तो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कंट्रोल में होती है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नॉर्मल हो गई, इसका मतलब है थॉट प्रोसेस इंप्रूव होने लगेगा और सिजोफ्रेनिया के सिम्टम में इंप्रूवमेंट देखा गया था। इसके बाद इसी पीरियड में यूगो सैलिटी और ल्यूसिनोबिनी 1938 में क्या डिस्कवरी करी, ईसीटी। ईसीटी इज एन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी क्या है, इट्स एन टाइप ऑफ फिजिकल और सोमेटिक थेरेपी, जिसमें विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है, जिससे होगा क्या, टू प्रोड्यूस ए ग्रैंड mal टाइप ऑफ सीजर, ए ग्रैंड mal टाइप ऑफ सीजर। तो ईसीटी में इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं और करंट ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में जाता है, जिससे सीजर्स आते हैं। पेशेंट को क्या आते हैं, सीजर्स। और जनरलाइज सीजर को हम टॉनिक क्लोनिक सीजर बोल सकते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर, टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ मसल्स एंड क्लोनिक इज जर्किंग मूवमेंट, क्लोनिक इज जर्किंग मूवमेंट्स। ये देखने को मिलता है। सेम वही मैकेनिज्म है जो इंसुलिन शॉक थेरेपी है। यहाँ कन्वर्जन आए हैं, तो कन्वर्जन आए हैं, तो आफ्टर कन्वर्जन ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल बैलेंस होता है। इसके बाद पीरियड ऑफ प्रिवेंशन आ गया या प्रिवेंटिव पीरियड। ये मॉडर्न पीरियड है, 20 सेंचुरी वाला पीरियड है। इसके बाद बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, हॉस्पिटल्स खुल गए बहुत सारे, और अभी वाला पीरियड ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। तो पहली बार वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर मनाया था 1960 में, 1960 में। यहाँ अभी के मॉडर्न टाइम में इस पीरियड वो प्रिवेंशन में, ना कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करना है, बट मेंटल हेल्थ को प्रमोट करके मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना है। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करके मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना है, कि इंसान को हेल्थ एजुकेशन देना है कि वो मेंटली हेल्थी कैसे रह सकता है, लाइफ के डेली छोटे छोटे टेंशन और किच किच को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और हेल्थी कैसे रह सकता है। जिंदगी में जिंदा हो, परेशानियां आएगी, छोटी छोटी समस्याएं हमेशा रहेगी, बस उसको मैनेज करना है। वो बस ही नहीं कर पाई, कैसे समस्याएं करेगी बेटा, वो बस ही को मैनेज नहीं कर पाई, जिंदगी की किच किच को कैसे करेगी। तो मैनफ्रेड शकील का नाम का आदमी था, 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी फॉर सिजोफ्रेनिया डिस्कवर किया। क्या किया, इंसुलिन शॉक थेरेपी फॉर सिजोफ्रेनिया, इन विच aggressive hyperactive patient में large amount of insulin is administered. After the administration of insulin, patient having convulsion and decreased in consciousness level. After this, patient को क्या देना है, पेशेंट को वापस शुगर लेवल नॉर्मल लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का एंटीडोट कौन, अरे इंसुलिन का अपोजिट कौन जो शुगर बढ़ाता है, ग्लूकेगॉन। कौन है, तो कहीं नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हें, जिस पहली बार सुन रहे हो तुम ग्लूकेगॉन, पहली बार सुन रहे हो, अबे गधों। अरे इंसुलिन का अपोजिट कौन है, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत आ रही थी, सांप काहे सूंघ गया था। उसके बाद 1938 में यूगो सैलिटी एंड ल्यूसिनोबिनी, यूगो सैलिटी एंड ल्यूसिनोबिनी ने ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का फर्स्ट टाइम यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, याद रखोगे ना। अब कुछ दो चार वर्ड देखो। माइंड क्या है भाई साहब, माइंड, माइंड को देखा किसी ने, बॉडी में ऑर्गन है क्या, माइंड बॉडी में ऑर्गन है क्या, ऑर्गन कौन है, ब्रेन है, तो माइंड क्या है, हाँ तो ब्रेन क्या है, ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है, ब्रेन क्या है, एक कॉन्क्रीट ठोस चीज है जो टिश्यू की बनी हुई है, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। माइंड क्या है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है। एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट का मतलब क्या है, कि माइंड एक ऐसा कंपोनेंट है
जो ब्रेन के फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोचने की क्षमता, इंसान के किसी का थॉट प्रोसेस, उसका इंटेलिजेंस लेवल, ये सब क्या है, ये सब माइंड कहलाता है। ये सब क्या आता है, ये सब माइंड के अंदर होता है। और ये ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ बिना दिखने वाली चीज डेवलप होती है, वो क्या होती है, वो है माइंड। तो माइंड और ब्रेन में सिंपली इतना ही फर्क है कि माइंड एक ठोस चीज है, कॉन्क्रीट कंपोनेंट ऑफ दी ब्रेन है, और ब्रेन में मेनली टिश्यू होते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, ये सब चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं ब्रेन को। और माइंड ब्रेन के साथ साथ डेवलप होने वाली हैबिट्स है, लाइक थॉट, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें क्या कहलाती है, माइंड कहलाती है। तो माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट, माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट अराइज आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डेवलप अलोंग विद द डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे जैसे बॉडी में विकास होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इंसान का माइंड भी डेवलप होगा। जैसे बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा है, जन्मा है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा, बॉडी के सारे ऑर्गन बड़े होंगे, वैसे वैसे उसके साथ भी उसका माइंड का भी डेवलपमेंट होगा। और वो माइंड होगी उसकी थॉट, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी थॉट और इंटेलिजेंस। फिर आता है बिहेवियर। ऑल टाइप ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटी, सारी इंसान की एक्टिविटीज क्या कहलाती है, बिहेवियर कहलाती है। तो ऑल टाइप ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटीज ऑफ एन ह्यूमन बीइंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये सारी एक्टिविटीज, कोवर्ट एंड ओवर्ट का मतलब क्या है, कोवर्ट क्या है, हिडन, कवर्ड है, कोवर्ट इज कवर्ड और हिडन, एंड ओवर्ट इज जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल। तो सारी ऐसी हरकतें जब वो कोई नहीं देख रहा हो तब करता हो, या फिर सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी किस में आती है, बिहेवियर में आती है। कोवर्ट का मतलब होता है कवर्ड और हिडन, कवर्ड और हिडन। और ओवर्ट का मतलब होता है ऑब्जर्व, जिसको हम देख सकते हैं। तो वो सारी हरकतें जिसको कोई नहीं देखता हो और जो सब देख सकते हैं, वो सारी हरकतें क्या कहलाती है, बिहेवियर कहलाती है। तो ऑल टाइप ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर, वो एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग इज नोन एज बिहेवियर। और माइंड क्या है, माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट, माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट व्हिच डेवलप विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स। और सिंपल वर्ड में माइंड को बोले तो थॉट प्रोसेस एंड इंटेलिजेंस, थॉट प्रोसेस एंड इंटेलिजेंस इज नोन एज माइंड। हो गया माइंड डेवलप, हुआ है। फोन आ रहा है, किसका फोन है, अभी तक असली मालिक बोला नहीं है इसका, कौन है वो, कौन है वो मालिक, कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है तो ये मेरा ही है। बच्चे गेम खेलेंगे, सिम निकाल देंगे, है ना। हो गया, सर हो गया। तो माइंड क्या है समझ गए, ब्रेन वो चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक टिश्यू है, एक ऑर्गन है। माइंड उस टिश्यू ऑर्गन और बॉडी, बॉडी के पूरे ऑर्गन जैसे जैसे डेवलप होते हैं, माइंड साथ में डेवलप होता है, जिसको हम देखा नहीं जा सकता। और ये स्पेशली थॉट प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल क्या कहलाता है, माइंड कहलाता है। और बिहेवियर, वो सारी हरकतें जो देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती, वो सब क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। इसके अलावा नॉनसेंस गालियां नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस कौन है, कॉन्शियस वो है जिसको पता है वो कौन कब कहां और क्यों, जिसको पता है कि वो कौन कब कहां और क्यों है, टाइम पर्सन प्लेस और सराउंडिंग के बारे में अगर अवेयर है तो वो कॉन्शियस है। जैसे तुम अभी कॉन्शियस तो हो पर शरीर से यहाँ पड़े हुए हो सिर्फ, हम्म? शरीर से यहाँ पड़े हुए हो, माइंड तुम्हारा भटक रहा है कहीं। तो अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड टाइम एंड पर्सन एंड प्लेस, तो टाइम पर्सन एंड प्लेस के बारे में, और रेस्पॉन्स दे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को, रेस्पॉन्ड करे, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करे। आवाज आ रही है तो वो सुने, किसी नकील चुबाई है उसको भी रेस्पॉन्ड करना है, या नहीं है कि इतनी गहरी नींद में कि सुइया चुबो दे तो ना उठ रहा है, तो वो कॉन्शियस नहीं कहलाएगा। तो कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस अबाउट टाइम पर्सन एंड प्लेस। सिंपल वर्ड में बोला जाए कि वो कौन कब किस टाइम पे कहां कौन सी जगह पे है, तब वो इंसान कॉन्शियस कहलाएगा। उसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि किसी भी तरह के मूवमेंट, हरकत, फिजिकल मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट कैरिड बाय ए पर्सन इज नोन एज एक्टिविटी। किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट करना ही एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट करना ही एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज और कैन बी इंक्रीज। डिप्रेशन में पेशेंट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन वाला बिल्कुल लो एनर्जी फील करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है, एक जगह पड़े रहने का मन करता है, और उसका एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा मेनिया वाला पेशेंट बहुत हाइपर एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्टिविटी को हम साइकोमोटर एक्टिविटी बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ साइकिक एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी मेंटल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब माइंड में थॉट प्रोसेस रैपिड चलेगा तो इंसान उसके अनुसार एक्टिविटी भी रैपिडली करेगा। अगर तुम्हारे माइंड में आइडियाज अगर फास्ट फास्ट आएंगे तो तुम एक्टिविटी भी फास्ट फास्ट करोगे। अगर दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहे हैं तो एक्टिविटी क्या करेगा, बैठा रहेगा, सोचेगा बस। तो जब भी साइको प्लस मोटर एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होगा, जब साइकिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो मोटर एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जब साइकिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो मोटर एक्टिविटी भी डिक्रीज रहेगी। तो ये पीएम में क्या है भाई साहब, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी। तो ये मेनली डिप्रेशन में डिक्रीज रहती है और मेनिया में रहती है इंक्रीज। तो कॉन्शियस कौन, जिसको पता है वो कब क्यों कहां, कब है क्यों है कहां है,
टाइम, पर्सन और प्लेस या सराउंडिंग के बारे में पता हो, वो कॉन्शियस कहलाएगा। और बिहेवियर क्या है कि ऑल टाइप ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटी, वो सारी हरकतें जो देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती, वो सारी हरकतें क्या कहलाएगी, बिहेवियर कहलाएगी। और एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंसान अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करता हो, फिजिकल मूवमेंट करता हो, तो एक्टिविटी में कहलाएगा। और एक्टिविटी चाहे बड़ी हो या घटी हुई हो सकती है। और घटी हुई एक्टिविटी हम देखते हैं किसमें, डिप्रेशन में। और बढ़ी हुई एक्टिविटी हम किसमें देखेंगे, मेनिया में देखेंगे। हो गया? क्या ठेला बंद कर लिया? चलो भाई बंद कर लिया तो हमारा क्या है, हम भी झोला उठा के चल देंगे। चलो थैंक यू सो मच।